हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम नेक्स्ट सिद्धांत अधिगम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और आज जिस अधिगम सिद्धांत की बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। यानी ये जो मनोवैज्ञानिक है इनके सिद्धांत के अबाउट ही नहीं बल्कि इनके अबाउट भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। इन्होंने कुछ अधिगम के नियम भी दिए थे, ठीक है, और अपना सिद्धांत भी दिया था। और ये पहले पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, आप देख पा रहे होंगे। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक भी थे और एक शिक्षक भी थे। इन्होंने अपना सारा जीवन जो है एक शिक्षक के रूप में बिताया था। इन्होंने पहली बार पशुओं पर अध्ययन किया, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार पशुओं पर अध्ययन किया, इसीलिए इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की एक शाखा है पशु मनोविज्ञान। तो पशु मनोविज्ञान का इनको क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का इनको पिता भी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम सिद्धांत देने वाले यही थे, यानी इन्होंने अपने अधिगम सिद्धांत दिए थे, ठीक है। अधिगम सिद्धांत दिए थे इन्होंने दो तरीके से, मुख्य भी दिए थे, गौण भी दिए थे, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये अधिगम जो सिद्धांत थे दो प्रकार के, इन्होंने अधिगम सिद्धांत दिए थे और सीखने के नियम भी दिए थे। दो तरीके के सीखने के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। जब मनोविज्ञान में व्यवहारवादी संप्रदाय आया तो ये उससे जुड़ गए, यानी ये प्रकार्यवादी थे। एक्चुअल में ये प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित थे, पर जब मनोविज्ञान में व्यवहारवादी संप्रदाय आया तो ये उससे जुड़ गए। इन्होंने सीखने के जो नियम दिए थे उनमें कुछ मुख्य नियम थे और कुछ गौण थे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मुख्य नियम की बात करेंगे। यहाँ पे हम मुख्य नियमों को प्रधान नियम भी कहते हैं। तो वो 3 दिए थे, उनमें सबसे पहला है अभ्यास का नियम। अभ्यास किसी भी चीज़ का करना ज़रूरी होता है, जब तक हम अभ्यास नहीं करते वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं बैठती। तो इन्होंने अभ्यास का नियम दिया। इन्होंने कहा कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया अगर की जाएगी तो जो उद्दीपक के प्रति हमारा बॉन्ड है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर अभ्यास की पुनरावृत्ति अनुबंधन को मजबूत करती है, मतलब अगर हम उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करेंगे और करते ही रहेंगे अभ्यास के रूप में, तो वो अनुबंधन जो है मजबूत हो जाएगा। और अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करेंगे, तो वो अनुबंधन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर 1930 में, यानी 1930 में संशोधन हुआ, यानी इन्होंने इस जो अभ्यास का नियम इन्होंने पहला नियम दिया था, इसमें 1930 में संशोधन हुआ और बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभ्यास से अनुबंधन मजबूत हो या कमज़ोर हो। यानी इन्होंने फिर अपनी ही बात को नकारते हुए कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभ्यास से अनुबंधन कमज़ोर हो या अभ्यास से अनुबंधन मजबूत हो। फिर इन्होंने इस नियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। याद रहे ये मुख्य नियम के गौण नियम है, यानी अभ्यास का जो नियम है उसको आगे 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया इन्होंने, प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। यानी उद्दीपक के प्रति प्रयोग करना और अनुप्रयोग करना, मतलब इन्होंने एक नियम को आगे 2 सब पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों जो नियम है ये अभ्यास वाले नियम के ही पार्ट है, ऐसा आपने याद रखना है। सेकंड जो नियम है प्रभाव का नियम, जिसको परिणाम का नियम कहते हैं, संतोष का नियम कहते हैं, असंतोष का नियम कहते हैं। क्योंकि प्रभाव जब पड़ता है तब हमें या तो संतोष हो सकता है या असंतोष हो सकता है, मतलब हमें फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसी भी जो सिचुएशन होती है या कोई रिजल्ट होता है उसका जो परिणाम होता है हमारे साथ, तो उस परिणाम के जो प्रभाव है हम पे वो हमें संतुष्टि भी दे सकते हैं, असंतुष्टि भी दे सकते हैं। तो प्रभाव जैसा हम पे पड़ेगा, अगली जो अनुक्रिया होगी वो उसके बेसिस पे होगी। अगर हमें किसी अनुक्रिया से असंतोष मिला है तो दोबारा हम वो क्रिया करने से कतराएंगे, हम सोच समझ के वो काम दोबारा से करेंगे, ठीक है। जैसे कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको बार बार असफलता मिलती रहती है, फिर भी वो उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं
जिनको सफलता नहीं मिलती और फिर वो निराश होकर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने उस रिज़ल्ट को असंतोष के रूप में लिया, और जो प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते जाते हैं उन्होंने संतोष के रूप में लिया, और एक दिन उन्हें सफलता मिल ही जाती है। तो अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है, अगर उसके परिणाम जो है वो सकारात्मक है तो हमें संतोष की अनुभूति होती है, और अगर परिणाम जो है नकारात्मक है तो असंतोष में हम आ जाते हैं। फिर तीसरा जो नियम है वो है तत्परता का नियम, या तैयारी का नियम, या प्रेरणा का नियम, मानसिक तैयारी का नियम, या रुचि का नियम। इस नियम में इन्होंने बताया कि जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए रुचि नहीं होगी, तो हम उस काम के लिए मन से तैयार ही नहीं होंगे, और जब तक हम मन से तैयार नहीं होंगे तब तक हम उस काम को सही से कर ही नहीं पाएंगे। इन्होंने एक परिभाषा, एक उक्ति दी थी कि हम जो 20 व्यक्ति है वो एक घोड़े को पानी के तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा पानी नहीं पीना चाहता। उसको खींच के, उसको बांध के रस्सियों से तालाब तक ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस पे क्या है, उसके अंदर जब तक रुचि नहीं होगी तब तक वो पानी नहीं पिएगा, उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये होता है तत्परता का नियम। और इस नियम के दौरान इन्होंने कहा कि अधिगम तब सबसे ज़्यादा होता है जब अधिगम करने वाला उस अधिगम के प्रति तत्पर होता है, वो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होता है, उसकी रुचि होती है उसके अंदर। फिर है गौण नियम, जो कि मुख्य नियमों से कुछ अलग थे, और ये गौण नियम जो थे ये 5 थे। कितने थे? 5 थे। सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। किसी उद्दीपक के प्रति अधिगम करते समय बहुत सारी क्रियाएं करनी चाहिए, इससे अधिगम जो है आसानी से हो जाता है, हम आसानी से उस चीज़ को सीख जाते हैं। फिर है आंशिक क्रिया का नियम, यानी छोटी छोटी क्रियाएं करते हुए हम अधिगम कर सकते हैं। कई मंदबुद्धि बच्चे होते हैं तो वो जल्दी से नहीं सीख पाते, तो वो क्या करते हैं, सभी जो काम है पूरा कोई टॉपिक है उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आंशिक क्रियाओं से सीखते हैं। फिर होता है मनोवृत्ति का नियम। हमारी मनोवृत्ति कैसे है, हमें उस काम के प्रति किस तरीके की हमारी मानसिक दशा है, हम उसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सादृश्यता का नियम, हम किसी चीज़ को पहले वाले ज्ञान से जोड़कर अगर सीखेंगे तो अधिगम हमारे अंदर जो है वो जल्दी होगा। साहचर्यता का नियम, हम चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे ना तो हम जल्दी से सीख जाएंगे। तो ये 5 गौण नियम दिए थे। नेक्स्ट है इन्होंने नियम जो दिए थे उनके बाद इन्होंने सिद्धांत भी दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके कई सारे नाम हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन जाता है इसीलिए संयोजन हो जाता है। SR थ्योरी, इसका मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, बॉन्डिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने बिल्ली के साथ साथ चूहों पर, चूजों पर, खरगोश पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन इनका जो बिल्ली वाला प्रयोग था वो फेमस था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर एक मृत मछली का टुकड़ा रख दिया, मांस का एक टुकड़ा रख दिया या मरी हुई मछली का टुकड़ा रख दिया, कुछ भी आप मान लीजिए। इस प्रयोग में धीरे धीरे बिल्ली ने अनेक गलत क्रियाएं की, यानी उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए बिल्ली ने कभी इधर पैर मारा, कभी इधर पैर मारा, कभी इधर पैर मारा, और उसने बहुत सारी गलत क्रियाएं करी। फिर एक सही क्रिया की तरफ बढ़ी और अंत में समझ गई कि अनुक्रिया से उद्दीपक कैसे प्राप्त होता है। यानी पहले बिल्ली क्या है, पिंजरे में सारी तरफ पैर मार के देखती है कि कहाँ पे इस पिंजरे के दरवाजे का लीवर है, लेकिन उसको नहीं मिलता। लास्ट में उसका पैर जो है वो सही जगह पड़ जाता है, और वो क्या करती है, उस चीज़ को, उस मछली के टुकड़े को वो क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, ठीक है। और इस तरीके से उसको पता चल जाता है कि भोजन कैसे प्राप्त करना है। तो ये चरण कौन से थे, चालक। बिल्ली के अंदर चालक कौन सा था, बिल्ली के अंदर चालक किस तरीके का था, भूख उसका चालक था जो उसको ड्राइव कर रहा था, उसको लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। लक्ष्य क्या था, मृत मछली का टुकड़ा। अवरोध क्या थी, पिंजरे की सलाखें,
ठीक है। और अनियमित अनुक्रियाएं क्या थी, गलत क्रियाएं। संयोजन व सफलता क्या थी, लीवर पे पैर पड़ना। और दृढ़ीकरण था वो जो सही क्रिया थी, वो बाद में क्या है, धीरे धीरे वो लीवर पे पैर मारना सीख गई, उसने गलत क्रियाएं थोड़ी 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 और लास्ट में बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, बिल्कुल सही क्रिया पे आ गई और दृढ़ीकरण हो गया। दृढ़ीकरण का मतलब है उसका बॉन्ड बन गया स्टिमुलस के साथ। चालक क्या था, भूख था, जो चलाने वाला, जो ड्राइव करता है। लक्ष्य भोजन, जो कि मृत मछली थी, मांस का टुकड़ा था। अवरोध क्या था, लोहे की शाखाएं, ठीक है। अनियमित अनुक्रियाएं क्या थी, गलत अनुक्रियाएं, जो बार बार वो कभी इधर पैर मार रही थी पिंजरे में, कभी इधर, उसका सही जगह पैर नहीं पड़ रहा था। संयोजन व अचानक से जो सफलता मिली वो क्या था, एकदम लीवर पर उसका पैर पड़ गया। और उसके बाद में दृढ़ीकरण, यानी जो बिल्ली को पता चल गया भी कहाँ पे लीवर है, वो उस चीज़ के साथ बंध गई, उसका एक बॉन्ड बन गया और बाद में उसने क्या है, सही पैर मारना सीख लिया। इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, अधिगम में प्रयास और भूल होती है, यानी प्रयास और त्रुटि से ही हम सीखते हैं। हम प्रयास करते हैं, गलतियाँ होती हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर कम गलतियाँ करते हैं और धीरे 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 गलतियाँ जो है बिल्कुल नील हो जाती है और हम जो है अधिगम कर जाते हैं। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है, इन्होंने कहा ही था। बॉन्डिंग थ्योरी, जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलस है, उसके साथ बॉन्ड बन जाता है, अनुबंधन बन जाता है। अधिगम में समय लगता है। इन्होंने क्या कहा था कि गैस्टाल्टवादियों ने क्या कहा था, उन्होंने संज्ञान को सही माना कि अधिगम जो है अचानक होता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अधिगम जो है अचानक नहीं होता, उसमें समय लगता है, ठीक है। अधिगम उत्तरोत्तर होता है, मतलब स्टिमुलस से जब अनुक्रिया करेंगे तो जो है उत्तरोत्तर, फिर उधर से हमें कुछ मिलेगा, हम इधर से फिर प्रयास करेंगे, फिर उधर से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके से अधिगम होता जाता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे। गैस्टाल्टवादियों से बिल्कुल ही विरोधात्मक रूप इन्होंने अपनाया और इन्होंने कहा कि जैसा गैस्टाल्टवाद मानता है कि अधिगम जो है वो संज्ञान पर निर्भर करता है, ये इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया कि अधिगम जो है वो मशीनी क्रिया है, वो किसी भी संज्ञान पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए तो इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए थे कि पशु भी अधिगम कर सकते हैं, क्योंकि अधिगम जो है एक मशीन की तरह होता है। अगर बार बार किसी चीज़ को हम किसी स्टिमुलस के साथ अगर किसी आदमी का या फिर किसी पशु का बॉन्ड बनाते हैं तो वो बन जाता है और वो यांत्रिक हो जाता है, फिर किसी भी संज्ञान पर आधारित नहीं होता। हमें बच्चों को अभ्यास द्वारा पढ़ाना चाहिए, ये मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। इन्होंने माना है कि अधिगम मशीनी क्रिया है, यांत्रिक क्रिया है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि अगर मंदबुद्धि बच्चों को बार बार कोई क्रिया करवाई जाएगी तो अंत में क्या होगा, वो सीख जाएंगे, उस चीज़ को वो करना सीख जाएंगे। किसी भी प्राणी को सीखने के लिए समय देना चाहिए। इन्होंने माना है कि अधिगम अचानक से नहीं होता, किसी भी प्राणी को सीखने के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि अधिगम जो है समय लेता है, समय लेने वाली प्रक्रिया है। तो ये पूरा सिद्धांत था इनका और इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके नियम जो थे, प्रधान नियम, गौण नियम, फिर इनके सिद्धांत में क्या था, वो सारी चीज़ें, और इन्होंने अधिगम को किस तरीके से पेश किया है, ये अधिगम के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब चीज़ें। और नेक्स्ट सिद्धांत के अंदर हम नई क्लास में मिलेंगे। अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा क्लास के बारे में, क्लास की क्लैरिटी और साउंड अगर आपको सही आती है और किस तरीके से आपको समझ आता है या नहीं आता। और ये जो जितनी भी ये हैंडमेड नोट्स हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो इसी नाम से, जिस नाम से चैनल का नाम जो है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ डेली वहाँ पे मैं डाल देती हूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप प्रिंट निकालना चाहो, नहीं तो की पॉइंट्स बना के पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। और हम 0 से लेके और टॉप लेवल तक साइकोलॉजी को लेके चल रहे हैं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना इस क्लास के बारे में ज़रूर अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर कुछ और किसी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, कोई स्ट्रेटजी के बारे में, एग्ज़ाम को जो टेट एग्ज़ाम होते हैं वो किस तरीके से क्वालिफाई हो सकते हैं पहली बार में ही, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।